हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे थे इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर वन लाइनर क्विज। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का सेकंड पार्ट हम यहाँ पर लाए हैं, जिसके अंदर है कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इकोनॉमिक के सेक्शंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके डिफरेंट एग्जाम्स जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, what does an increase in per capita overall production and per capita physical capital indicates। ठीक है, प्रति व्यक्ति समग्र उत्पाद और प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि यह क्या इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। मतलब देखिए, पर कैपिटा आपका इनकम बढ़ रहा है या पर कैपिटा कैपिटल बढ़ रही है, हर व्यक्ति की जो पूंजी है, ठीक है, वो बढ़ रही है। और साथ साथ क्या हो रहा है, ओवरऑल प्रोडक्शन जो है पर कैपिटा के हिसाब से वो बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ coupled with improved economic as well as economic well-being and quality of life of a community। that means इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अगर जो हम यहाँ पर सिंपल भाषा में समझें तो इकोनॉमिक ग्रोथ, ये वाला जो चीज़ हमने ऊपर देखी, यहाँ पर आपको इसको शॉर्ट में लिखता हूँ, इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इम्प्रूवमेंट इन वेलबींग। मतलब जो आपका रहन सहन है उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगी देखने को। ठीक है, और साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जब आपको एक साथ देखने को मिलती हैं तो दैट इज कॉल्ड एज ए इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ तो आपको समझ में आ गई कि प्रति व्यक्ति फिजिकल कैपिटल या पर कैपिटल ओवरऑल प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है। एंड क्वालिटी लाइफ मतलब सिंपली क्वालिटी लाइफ ये हो गया कि एक समय आप समझ लीजिए कि कुछ समय पहले आप जो ट्रेन में ट्रैवल करते थे वो ट्रैवल करते थे थ्रू स्लीपर ट्रेन, स्लीपर कोच। अब आपका ग्रोथ ये हो गया है कि अब आप जो है, आपकी प्रेफरेंस होती है कि आप स्लीपर कोच की जगह थर्ड एसी में ट्रैवल कर रहे हैं। तो दैट मीन्स मतलब कि जो लाइफ है उसकी क्वालिटी जो है वो क्या हो जा रही है, इंप्रूव हो जा रही है, बढ़ जा रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। इफ देयर इज अ कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन इट्स इकोनॉमी। उसकी इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसकी इकोनॉमी जो होती है दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ विल इनइविटेबली इंक्रीज। मतलब जो कैपिटल फॉर्मेशन अगर जो किसी कंट्री की बढ़ती है तो उसका इकोनॉमिक पे यह असर होता है कि जो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी या हाई स्पीड से क्या करती है, ग्रो करती है। Which is considered the most appropriate criteria for economic growth of any country। most appropriate criteria क्या होता है? ये होता है that is, अभी हमने बात करी थी एक टर्म की, per capita real income। ठीक है, पर कैपिटा रियल इनकम जो है ये कैसा पैमाना है जो इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए बहुत ही एक सटीक जो होता है ना उपकरण, या आप कह लीजिए कि टूल है। ठीक है, तो पर कैपिटा रियल इनकम इज द रियल क्राइटेरिया फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। इन विच ईयर हैज़ द इंडियन इकोनॉमी अचीव द हाइएस्ट ग्रोथ रेट? किस साल में इंडियन इकोनॉमी ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट आपको देखने को मिलती है? ये आपको देखिए अगर जो हम इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस के बारे में बात करते हैं, मार्केट प्राइस के टर्म में अगर जो हम बात करते हैं तो ये जो हाईएस्ट ग्रोथ है ये आपको देखने को मिलती है 10.78% के आसपास। ठीक है, 10.78% आपको देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है? 2010 और 11 के सेशन में। ठीक है, 2010 और 11 के सेशन में देखने को मिलती है। ये मार्केट प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। अगर जो हम बात करें यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट के टर्म में, इफ़ वी आर कंसिडरिंग विद द फैक्टर कॉस्ट, तो फैक्टर कॉस्ट के टर्म में ये जो आपकी ग्रोथ है ये आपको देखने को मिलती है 10.2%। और ये 10.2% कब देखने को मिलती है? दैट इज इन 1988 टू 89 का जो सेशन था उस टाइम पर फैक्टर कॉस्ट के टर्म में। ठीक है, और उसके बाद यही ग्रोथ आपको फैक्टर टर्म में
और देखने को मिलती है इन 2006 टू 2007। इस सेशन के अंदर भी आपको 10.8% की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो देखने को मिलती है। ग्रोथ रेट देखने को मिलता है, बेसिकली नॉट इकोनॉमिक ग्रोथ, बेसिकली ग्रोथ रेट आपको देखने को मिलता है। डिस्पाइट ऑफ हाई रेट ऑफ सेविंग कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ लो ग्रोथ? भारत में बचत और पूंजी निर्माण की उच्च दर है, उसके बावजूद भी विकास दर कम रहती है। उसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है ICOR। अब देखिए ये ICOR क्या होता है? दिस इज द इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो ये होता है इसका मुख्य कारण, जिसकी वजह से आपका जो बचत और जो पूंजी निर्माण है उसमें हाई रेट होने के बावजूद भी जो ग्रोथ रेट है वो आपको कम देखने को मिलता है। व्हाट आर द मेन इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? मेन इंडिकेटर्स क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ के? तो अगर जो हम इनकी बात करें तो जैसे कि इसके कुछ इंडिकेटर्स की बारे में बात कर लेते हैं, तो सबसे पहला आता है आपका इसमें यहाँ पर इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल। इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल जो है वो बढ़ रहा है, और साथ में डिक्रीज इन इनइक्वालिटी। डिक्रीज हो रही है क्या? इन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी, ठीक है, असमानता जो है वो कम हो रही है, ह्यूमन कैपिटल बढ़ रहा है, और साथ में स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं कहाँ पर? इकोनॉमी के अंदर। देयर इज एन स्ट्रक्चरल चेंज। अब देखिए स्ट्रक्चरल चेंज इन इकोनॉमी का मतलब हो जाता है कि जैसे कि कुछ साल पहले अगर जो हम बात करें जब इंडिपेंडेंस हुई थी, तो उस टाइम पर हमारा देश जो है वो मोस्टली प्राइमरी सेक्टर, बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट था। ठीक है, डिपेंड आज भी है, बट आज की डेट में जो हमारा इकोनॉमी के अंदर मोस्टली एक बहुत बड़ा हिस्सा काम करता है, जो शेयर की बात करें, परसेंटेज की बात करें, तो वहाँ पर सर्विस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा लीड ले चुका है। ठीक है, तो मतलब क्या है? स्ट्रक्चर चेंज हुआ एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच 5 ईयर प्लान विटनेसेस द लोएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट? कौन सा वो पंचवर्षीय योजना है जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो सबसे कम देखने को मिलती है? ये देखने को मिलती है दैट इज इन थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान जो था, 5 ईयर प्लान। ठीक है, अब थर्ड 5 ईयर देखिए, पहला आया था 51 टू 56, सेकेंड था 56 टू 61, थर्ड था 61 टू 67, 66 वाला। ठीक है, तो इस टाइम पर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो काफ़ी कम देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 66 है, 65 में हमारी चाइना के साथ वॉर होती है। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पर थोड़ा सा इकोनॉमिक ग्रोथ कम देखने को मिलता है। कौन से 5 ईयर प्लान में हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखने को मिलता है? दिस इज सीन इन द 11th 5 ईयर प्लान, 11वां पंचवर्षीय योजना जो थी। अब 11वीं कब थी? देखिए लास्ट थी हमारी 12th फाइनल 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जो हमारी लास्ट थी, वो कब से कब तक थी? 2012 से 17 तक। तो इससे पहले वाली क्या थी? 11 थी, मतलब हो गया 2000, दिस इज फ्रॉम द 2007 सॉरी 7 2007 से लेके 2012 तक का जो सेशन था, दैट इज 11th 5 ईयर प्लान। और इस टाइम पर ये ग्रोथ रेट कितनी थी? दिस इज 7.8%, 7.8% ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कॉल्ड? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के अंदर, जीडीपी के अंदर जो है रेट ऑफ चेंज, उसे क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड एज अ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, EGR, या आप इसे कह लीजिए इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कहा जाता है इसे। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। हु प्रेजेंटेड द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो है ये किसने प्रेजेंट की थी, मतलब इसके बारे में किसने बताया था? ये 1976 के दौरान जो है मॉरिस डेविड मॉरिस, ठीक है, मॉरिस डेविड मॉरिस ने इसके बारे में बात करी थी। ठीक है, बाय हुम was the basic need approach present in 1970? वर्ष 1970 में बुनियादी जरूरतों की दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये बेसिक अप्रोच के बारे में बात करी गई थी, ये करी थी वर्ल्ड बैंक ने। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, वर्ल्ड बैंक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेजेंटेड द परचेजिंग पावर पार्टी मेथड टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए जो परचेजिंग पावर पार्टी मेथड है, ये किसने इजाद किया था? इसको इजाद किया था एक स्वीडिश इकोनॉमिक्स थे,
स्वीडन के थे, स्वीडिश इकोनॉमिस्ट, और उनका नाम था दैट इज गॉस्टोव, जस्ट यहाँ लिख देता हूँ मैं, गॉस्टव कैजल। गॉस्टव कैजल ने परचेजिंग पावर मेथड जो है वो डिस्कवर किया था, उसके बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कंपैरेटिव प्रोग्राम रिलीज्ड इन द ईयर 2022 2020, ओके ये हटा दीजिए, इसे ये गलती से आ गया। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंडिया पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड जीडीपी? भारत का देखिए 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, जो इंटरनेशनल कंपैरेटिव प्रोग्राम है उसके अनुसार, जो भारत की जीडीपी दुनिया में कितना हिस्सा रखती है, मतलब कितना परसेंटेज है भारत का, तो यहाँ पर हम बात करें परसेंटेज की तो आता है 6.7%। दुनिया की जो जीडीपी है उसका 6.7% जो है वो भारत का शेयर है। ठीक है, व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा गया है। इसके इंडिकेटर्स की हम बात करें तो एक होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, साथ में है एजुकेशन, और साथ में एक और है परचेजिंग पावर पार्टी, परचेजिंग पावर पार्टी। तो ये तीन जो पैरामीटर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, आपको तीनों ध्यान होने चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए कि परचेजिंग पावर पैरामीटर, एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये इंडिकेटर्स हैं फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जैसे HDI जिसे हम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फ्रॉम द ईयर? देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, HDI, तीन पैरामीटर्स के बारे में बात करी, कौन कौन से? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड परचेजिंग पावर पार्टी। ठीक है, परचेजिंग पावर पार्टी के बारे में जिसे हम कहते हैं, सिंपली आप शॉर्ट में कह सकते हैं PPP मॉडल, और इस मॉडल को किसने बताया था? गॉस्टिव कैसल ने इसके बारे में बात करी थी। तो ये 1990 से शुरू होता है, और इसको कौन प्रेजेंट करता है बेसिकली, ये पूछा है यहाँ पर। तो इसको प्रेजेंट करता है UNDP क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसके द्वारा ये प्रेजेंट किया जाता है, या 1990 में इसे UNDP ने प्रेजेंट किया था। द यूनाइटेड नेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज डेवलप्ड बाय होम? किसके द्वारा ये जो HDI कॉन्सेप्ट है ये डेवलप किया गया था? ये एक इकोनॉमिस्ट थे जो कि बेसिकली कहाँ से थे? पाकिस्तान से थे, पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, तो इन्होंने ये डेवलप किया था, और इनका नाम था महबूब उल हक। ठीक है, महबूब उल हक एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो ये कॉन्सेप्ट है ये कॉइन किया था। ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स इज गिवन बाय? ग्लोबल लायबिलिटी जो इंडेक्स है ये दिया जाता है EIU के द्वारा, EIU। अब EIU क्या है? ये है बेसिकली इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रैंक फर्स्ट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? जनरली देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर जो रैंक है ये बदलती रहती है। जिस टाइम पर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पर भाई नॉर्वे जो है यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर है। हो सकता है कि जब आप देखें तो कोई और पोजीशन पर हो, तो उस टाइम पर इसको आप जरूर चेक कर लें। व्हाट इज द मेजर ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए कैसे, व्हाट इज मीनिंग क्या है? सॉरी नॉट मेजर, दैट इज मीनिंग, मतलब क्या है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का? तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो एक ऐसी अप्रोच है टू द इकोनॉमिक प्लानिंग की तरफ, ठीक है, जिसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ को हम बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, और साथ में प्रिजर्विंग क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में, जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए होगी। मतलब यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में बात करी जाती है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। एक है इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, और प्लस यहाँ पर हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में, प्रिजर्विंग क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द प्रेजेंट। अब किसके लिए बात करेंगे? हम यहाँ पर बात करेंगे जो प्रेजेंट जनरेशन है और जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है। ठीक है, तो उनके लिए तो ये एक तरीके का फॉर्मूला है जिसको आप याद कर सकते हैं जैसे, ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग प्लस क्वालिटी ऑफ लाइफ या प्रिजर्विंग क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर हुम, प्रेजेंट जनरेशन फॉर एंड फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक इंडेक्स जो है ये प्रिपेयर किया जाता है किस बॉडी के द्वारा? ये प्रिपेयर किया जाता है नीति आयोग के द्वारा।
आयोग, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा ये जो इंडेक्स है ये प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु यूज द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए फर्स्ट टाइम ये किसने यूज़ किया था, इसे यूज़ किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज इन 1987 के अंदर, एक ब्रिटलैंड कमीशन के अंदर। कहाँ पर? ब्रंट ब्रिटलैंड कमीशन, ब्रिटलैंड कमीशन के अंदर जो है 1987 के अंदर इकोनॉमिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात जो है पहली बार करी गई थी। किसे कहा जाता है? फादर ऑफ नेशनल इनकम, फादर ऑफ नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम जो है ये किसे कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड एज, ये कहा जाता है बेसिकली साइमन, ये साइमन कमीशन वाला साइमन नहीं है, दिस इज साइमन कुडनेट्स, कुडनेट्स कुजनेट, ठीक है, साइमन कुजनेट्स जो है वो फादर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम कहा जाता है इन्हें। हु गेव द चेयरमैन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इनकम कमिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1949। 1949 में जो आपकी नेशनल इनकम कमेटी थी उसकी चेयरमैन कौन थे? वो थे MC, सॉरी PC, नॉट MC, दैट इज PC महालनोबिस, ठीक है, महानलोबिस, PC महानलोबिस जो है वो थे आपके यहाँ पर नेशनल इनकम कमेटी के चेयरपर्सन, ठीक। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द स्लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन पर कैपिटा इनकम इन इंडिया? मेन रीजन क्या है इसका? इसका मेन रीजन है हाई कैपिटल रेशियो। तो अभी हमने बात की थी ना, देखो CPR, ठीक है, जो CPR की वैल्यू है वो आपको हाई देखने को मिलेगी, दैट इज CPR क्या है? कैपिटल प्रोडक्शन रेशियो या प्रोडक्ट रेशियो, इसके हाई होना। और साथ में एक और रीज़न है, जो पॉपुलेशन है भारत की वो भी क्या है? हाई है, ठीक है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो, ये दोनों कारण हैं बेसिकली स्लोअर इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम, ठीक है। देखिए अब सिंपली इसको आप समझ सकते हैं कि भाई अगर जो किसी एरिया की, ठीक है, पॉपुलेशन 1000 है और वो अगले साल वो 1100 हो जा रही है, 100 लोगों का इंक्रीमेंट हो जा रहा है, ठीक है, तो ग्रोथ जो है वो ग्रोथ का रेट तो काफ़ी कम है, मतलब उसमें अगर जो पॉपुलेशन बढ़ती है 10 की, मतलब 1010 हो जाते हैं, तो वो ग्रोथ को मैच कर सकती है। बट अब पॉपुलेशन ही 10 टाइम्स बढ़ गई है ना, तो उसमें क्या हो जाता है, जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। ये मेन रीज़न है यहाँ पर CPR का बढ़ना और पॉपुलेशन ग्रोथ का बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू सेविंग इन इंडिया? जो भारत के अंदर सेविंग के लिए कौन सा इकोनॉमिक सेक्टर जो है वो बात करता है? तो दिस इज डोमेस्टिक सेक्टर, डोमेस्टिक सेक्टर। व्हाट हैज़ द लार्जेस्ट शेयर इन इंडियाज डोमेस्टिक सेविंग? भारत की जो डोमेस्टिक सेविंग है उसके अंदर सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? तो ये है फिजिकल एसेट्स का, ठीक है, फिजिकल एसेट्स का ये सबसे बड़ा हिस्सा यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट प्रेजेंट विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम? किस राज्य की सबसे कम पर कैपिटा इनकम है? दैट इज बिहार की हम बात करेंगे यहाँ पर। और किस राज्य की सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है? दैट इज गोवा, ठीक है, ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, बिहार की सबसे कम है, गोवा की सबसे ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट द नेशनल इनकम स्कोर ऑफ इंडिया? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नेशनल इनकम स्कोर को मेजर करती है, जिसे कहते हैं हम NSO। NSO क्या होता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो NSO जो है ये आपकी नेशनल इनकम के स्कोर को कैलकुलेट करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू इस्टेब्लिश विच न्यू इंस्टीट्यूशन बाय मर्जिंग द CSO, दैट इज एक ही, देखिए एक है CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस और दूसरा है NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर कौन सा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है? बेसिकली किसको बनाया जा रहा है, जिसे कहते हैं हम नेशनल SO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, मतलब NSSO और CSO इन दोनों को मिलाकर NSO बनाया गया है, ठीक है। व्हाट इज द टर्म हिंदू ग्रोथ? हिंदू ग्रोथ का मतलब क्या होता है? हिंदू ग्रोथ रिलेटेड टू द नेशनल इनकम,
ठीक है, हिंदू ग्रोथ जो टर्म है ये यूज़ किया जाता है बेसिकली नेशनल इनकम के साथ में। What is the meaning of national income of an economy in an open economy? ओपन इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम का क्या मतलब है? यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है, इसको आप एक फॉर्मूले से समझिए, दैट इज C प्लस आई प्लस जी, और ये ब्रैकेट में आप रखेंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे साथ में x माइनस एम। अब ये क्या चीज़ है, अब इसको समझते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर हम इसको हम सिंपली ये कह सकते हैं, दैट इज द जीडीपी। जीडीपी बराबर होता है ये फॉर्मूला। अब यहाँ पर जो सी है ये क्या है, कंजप्शन, दिस इज द कंजप्शन, ठीक है। आई क्या है, दिस इज अ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जी है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसको यहाँ लिखता हूँ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक्स माइनस एम, एक्स क्या है, एक्सपोर्ट है, और एम है इंपोर्ट, ठीक है। अब देखिए जीडीपी का मतलब क्या हुआ, जीडीपी का सिंपली आप ये कह सकते हैं कंजप्शन कितना किया, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया, और प्लस गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो कितना है, और उसमें भी आपको ऐड करना है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, कितना आपने बाहर भेजा सामान आपका, और कितना आपका सामान भारत के अंदर आता है, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द जीडीपी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जीडीपी का फॉर्मूला एक नहीं है, बहुत सारे मेथड्स हैं जीडीपी कैलकुलेट करने का, बट दैट इज द वन ऑफ द प्रोसीजर टू कैलकुलेट द जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मामले में, तो वो है इंडिया, ठीक है। इंडिया बिकम्स द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जीडीपी कंप्लाइड बाय including the effect of inflation, stamping and the indirect taxes is called as, this is called as nominal GP, nominal GDP, ठीक है। nominal GDP कहलाता है जिसके अंदर हम इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, स्टैंपिंग और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात करते हैं। विच इकोनॉमिक सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द लार्जेस्ट शेयर ऑफ जीडीपी इन इंडिया, भारत के अंदर कौन सा जो इकोनॉमिक सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा जीडीपी में शेयर करता है। देखिए सबसे बड़ा तो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है या प्राइमरी सेक्टर आप जिसे कहते हैं, बट इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है टर्शरी सेक्टर का, टर्शरी सेक्टर। अब टर्शरी सेक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, बेसिकली इसे हम कह सकते हैं सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, और टर्शरी सेक्टर भी एक आंसर बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी किसे कहा जाता है, तो देखिए जीएनपी के बारे में पूछा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये होता है प्राइस मार्केट ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। जिसे सिंपली हम कहा जाए तो दिस इज कॉल्ड एज अ प्राइस मेजरमेंट ऑफ मार्केट, दैट इज मेजरमेंट, प्राइस मेजरमेंट ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। इन विच ईयर वॉज द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश, जैसे हमने बात करी ना कि CSO और प्लस NSSO, ठीक है, इनको बना के मिला के क्या बना गया, NSO, ठीक है। तो यहाँ पर जो NSSO है ये कब किस साल में इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है ये पूछा है सिंपली यहाँ पर। तो इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन NSSO के बारे में यहाँ पर पूछा है, तो दैट इज इन 1950, 1950 में। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है ये स्टैब्लिश होता है ऑन विच कमेटी, किसकी रिकमेंडेशन पर, इसके लिए कमेटी की जब हम बात करते हैं तो आता है नाम रंगराजन कमेटी, रंगराजन, रंगराजन कमेटी जो है वो आती है इसके लिए, फॉर द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के लिए, ठीक है। नाम ध्यान रखना है इस कमेटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस ईयर हैज, सॉरी नॉट दिस ईयर, दिस इज बेसिकली बेस ईयर होगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई, बेस ईयर जो है, बेस ईयर हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम 2004 टू 2004 से 5, 2004 से 5 का जो सेशन था उस टाइम को पहले बेसिकली देखिए ये बेस ईयर था। अब इस बेस ईयर को किस सेशन के अंदर, किस सत्र के साथ में क्या कर दिया गया है, शिफ्ट कर दिया गया है, ये पूछा है। तो वो सेशन जो शिफ्टिंग की गई है दैट इज 2011 टू 2012 का जो सेशन है। अब देखिए पहले बेस ईयर हम ये मानते थे, अब बेस ईयर हो गया है ये वाला, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये रिसेंटली हुआ था तो आपको ध्यान रखना है। हु क्रिएटेड द टर्म हिंदू रेट ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के अंदर हिंदू ग्रोथ रेट जो है टर्म किसने क्रिएट किया था, ये क्रिएट किया गया था बेसिकली किसके द्वारा,
प्रोफेसर राज कृष्णा के द्वारा, ठीक है, प्रोफेसर राज कृष्णा, ठीक है, नाम ध्यान रखना है, प्रोफेसर राज कृष्णा। व्हाट इज इंक्लूडेड वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। देखिए इनकम मेथड के थ्रू जो है नेशनल इनकम हमें कंप्यूट करनी है, तो उसके लिए हम किस चीज़ को एस्टिमेट करते हैं, नॉट इंक्लूडेड, किसके अंदर नॉट इंक्लूड करते हैं, तो वो होती है आपकी पेंशन, ठीक है, जो पेंशन्स मिलती हैं आफ्टर रिटायरमेंट, उसको हम इस चीज़ के अंदर कंसिडर नहीं करते, ठीक है, इस चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पर हमने बात करी मेजरमेंट के बारे में, तो एक चीज़ हम जान लेते हैं। देखिए नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम को मैं शॉर्ट में लेता हूँ एनआई, इसको मेजर करना है हमें, ठीक है, इसको मापना है, तो इसके लिए 3 मेथड्स है आपके पास, ठीक है, 3 मेथड्स हैं। तो पहला मेथड है आपका प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड, ठीक है, प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड इसे आप कहते हैं, ठीक। और दूसरा मेथड है आपका इनकम मेथड, इनकम मेथड, ठीक है, जिसे एनडीपी कहा जाता है बेसिकली। और एक मेथड और है, थर्ड मेथड, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तो इन 3 मेथड से बेसिकली हम नेशनल इनकम जो है वो कैलकुलेट करते हैं, बट यहाँ पर इनकम मेथड के बारे में पूछा गया है, तो इनकम मेथड आपका सेकंड वाला मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, those goods which are either fixed for consumption or investment are called as, इस तरीके के गुड्स को कहा जाता है फाइनल या फिर एंड गुड्स, फाइनल या फिर एंड गुड्स के नाम से इन्हें जानते हैं। ऑन व्हाट बेसिस इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री डिटरमाइन, किस बेसिस पे इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है किस कंट्री की डिटरमाइन होती है, वो होती है इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, दैट इज पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम जिस हिसाब से बढ़ेगी कंट्री की, ऑफ द कंट्री, ठीक है, कंट्री, तो उस हिसाब से उस कंट्री की जो है वो प्रोग्रेस या इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इकोनॉमिक का जो पार्ट 2 था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।